हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, क्लास है हमारी संविधान की, और संविधान यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने अभी तक 10 क्लास आपकी हो चुकी है, प्ले लिस्ट बना दी गई है। अब जो हमारी 11वीं क्लास है, जो हमारी किस रूप में है, नागरिकता के रूप में है। और नागरिकता में कौन सा भाग 2, ठीक है। भारतीय संविधान के 22 भागों में जो है यह है भाग 2 में नागरिकता को बताया गया है, जबकि भाग 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में बता दिया गया। हमने लास्ट क्लास में जो है उसको पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। क्या होती है सिटीजनशिप, कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, एनआरसी क्या होता है, एनआईए क्या होता है, ठीक है, ओसीआई क्या होता है, ठीक है, आपका सीए कानून क्या था, ठीक है, इस तरीके से। और नागरिकता किस आधार पर दी जाती है, ठीक है, नागरिकता किस आधार से परित्याग की जाती है, ठीक है, नागरिकता के लिए कितने संशोधन हो चुके हैं, ओवरऑल आज हम बात करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए है अभी लोग आप पूरी क्लास को यहाँ देखें और अच्छे तरीके से समझें, और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखे हैं उससे भी कुछ अगर आपको नहीं मिलते हैं तो उनको आप हैंड टू हैंड नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात देखिए, किसी भी देश में जो है ना 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। एक तो होता है पर्सन, और एक होता है सिटीजन, और एक होता है आपका मोनिटी, ठीक है। बात करते हैं पर्सन। किसी भी आम आदमी को हम पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, पर्सन। पर्सन किसी व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है, वह भारत का नागरिक हो या नहीं हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, पर्सन कहते हैं, ठीक है। जबकि सिटीजन जो होता है वो क्या होता है, सिटीजन वह होता है जो भारत का नागरिक होगा, उसे कहते हैं सिटीजन कहते हैं, नागरिक कहते हैं, ठीक है। कि आप कहाँ के नागरिक हो, यहाँ की, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति हम ताजमहल देखने गए तो वहाँ पर क्यों है, हम जा रहे हैं तो हमें ताजमहल देखेंगे, तो ठीक है, तो हम क्या होते हैं, सिटीजन, ठीक है। तो सिटीजन को क्या कहते हैं, हम नागरिक कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसके बाद है मोनिटी। सिटीजन में ही यानी नागरिकता में ही जो हमारे नागरिक होते हैं उन्हीं में क्या होती है, एक मोनिटी होती है। शब्द क्या होता है, मोनिटी। इसको हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक। क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अब अल्पसंख्यक जो होते हैं वो 2 आधार पर होते हैं। एक तो होते हैं भाषा के आधार पर, एक होते हैं भाषा के आधार पर, एक होते हैं आपके जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर मान के चलिए किसी भी जाति की अगर जनसंख्या कम है तो उनको जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक बोलते हैं। जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम भारत में जो है बहुत कम है, उनको भी, मुस्लिमों को भी अल्पसंख्यक माना जाता है, ठीक है। सिख है, उनको भी क्या माना जाता है, माइनॉरिटी के अंतर्गत माना जाता है। सभी धर्मों में जो है माइनॉरिटी होती हैं, ठीक है, अगर उनकी संख्या कम हो तब, ठीक है जी। तो माइनॉरिटी के अंतर्गत उनमें आता है। भाषा के क्षेत्र में भी यही माइनॉरिटी मानी जाती है, यानी ऐसे क्षेत्र, सॉरी ऐसे लोग जिनकी भाषाएँ जो हैं, इन भाषा कम है, भाषा को बोलने वाले लोग कम हैं, तो उनको भी हम क्या मानते हैं, माइनॉरिटी के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है जी। क्या मानते हैं, माइनॉरिटी के अंतर्गत माने जाते हैं, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है भाई। तो हम जो बात करने वाले हैं आज, सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिटीजन के ऊपर, यानी क्या होता है सिटीजन, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्या है, सबसे पहले जो विचार किया था, यानी कि नागरिकता का सबसे पहले विचार जो किया था वो किसने किया था, अरस्तू ने किया था, ठीक है भाई। सबसे पहले जो विचार किया था नागरिकता का वो किसने किया था, अरस्तू ने किया था। अगर हम संवैधानिक स्थिति देखें, नागरिकता की अगर संवैधानिक स्थिति देखें तो देखिए संवैधानिक की स्थिति क्या है, भाग 2 में है, ठीक है। कहाँ पर है, भाग 2 में है। और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है इसका जिक्र दिया गया है, ठीक है। इसका जिक्र जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 5 से 11 तक, ठीक है। सबसे पहली बात यह है नागरिकता क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ नागरिकता के बारे में थोड़ा समझिए। नागरिकता जो होती है, नागरिकता वह एक अधिकार होती है, यानी भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक वह अधिकार होता है जो कोई व्यक्ति बड़े पदों पर, जो भारत का नागरिक हो बड़े पदों पर यानी आसीन हो सकता है, वह यहाँ जॉब कर सकता है, नौकरी कर सकता है, यानी राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वोट डालने का अधिकार होता है। तो जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक है, उन सबको ये अधिकार दिए होंगे। जबकि जो विदेशी होगा, मान के चलिए कोई व्यक्ति ताजमहल देखना है तो वो यहाँ पर वोट सारे डाल देगा, नहीं डाल सकता ना, परंतु आप वहाँ पर वोट डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। ऐसा तो है नहीं कि कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलने के लिए आया और वो अच्छा क्रिकेट खेला तो लोगों ने कहा कि चलो भाई उसको राष्ट्रपति बना, तो ऐसे थोड़ा बना देंगे किसी को। तो क्यों, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है, वो भारत का नागरिक नहीं है। तो जो भारत का नागरिक होगा उसी को ये अधिकार दिए जाते हैं। तो एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है, और इनको हम समझेंगे किस तरीके से भारत के नागरिक हम हैं और किस तरीके से नागरिक बन सकते हैं और किस तरीके से इसमें संशोधन किए जा चुके हैं और अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, आप जो है अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है। एनआरआई के ऊपर बात करेंगे, सीए के ऊपर बात करेंगे, क्यों जरूरत पड़ी सीए की और क्यों जरूरत पड़ी एनआरआई, क्या होते हैं एनआरआई, क्या जरूरत पड़ी एनओसी की, कैसे जरूरत पड़ी जो है आपकी पीआईओ की, ठीक है। तो क्या है सब चीज़, इनके बारे में बात करेंगे। और सब चीज़ को जानने के लिए आप क्लास में बिल्कुल बने रहिए। आप आज आपको पूरी एक क्लास में जो है ना सारा डाउट आपका खत्म कर देंगे, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। बस आप कोई पेन लेकर बैठना जिससे कि आपको क्वेश्चन छूटे ना। तो देखिए क्या है, इंडियन सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, संविधान की स्थिति हमने बता दिया। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शुरू में क्या है कि देखिए क्या आर्टिकल कितने 5 से लेकर 11 तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कि किसमें किस तरीके के जिक्र है, ठीक है, किस तरीके के जिक्र है। आप भी हैंड टू हैंड करके नोट करते रहना, ठीक है, जिससे कि आपका नोट्स बहुत प्यारा बन जाए और आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 5 की। किसकी बात करने वाले हैं, आर्टिकल 5 की हम बात करने वाले हैं,
ठीक है। 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ होने से नागरिकता, यानी क्या है, संविधान प्रारंभ होने से नागरिकता। ठीक है भाई, ये वाली बात इसमें कही है, यानी कब से कब कही है, 26 जनवरी 1950 से। तो ये बताइए संविधान प्रारंभ होने से नागरिकता, ठीक है, क्या ये बात सही है? यानी कि ऐसा मान के चलिए, मेरा मानना यह है यहाँ पर कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय पर लोगों को जैसी ज़रूरत थी, जैसे ठीक कुछ नियम की बात ज़रूरत थी, हमने उस तरीके से यथा स्थिति को देखकर जो है हमने नागरिकता जैसा टॉपिक ऐड कर दिया था। और हमने संविधान के माध्यम से 1955 तक जो हमें नागरिकता मिलती थी वो कब तक मिलती थी, संविधान के आर्टिकल के माध्यम से हम नागरिकता पढ़ते हैं। जबकि जब 1955 में जब हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ा, जब हमने पढ़ा 1955 में नागरिकता संशोधन कानून या नागरिकता कानून अधिनियम, जब से हमने पढ़ा 1955 में, तो उसके बाद में हम नागरिकता आर्टिकल के हिसाब से नहीं, हम उस कानून के हिसाब से नागरिकता ग्रहण करते हैं, जैसे कि 1955 के कानून के नियम के अनुसार। तो उसको भी समझेंगे। तो एक बात करके सकते हैं, पहले में 5 में क्या है, संविधान प्रारंभ होने से नागरिकता। अब इसमें 3 शर्तें दी, इनमें क्या कर दी गई, 3 शर्तें गई, यानी कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। उसका जन्म भारत में हुआ, तो क्या तुम्हारा जन्म भारत में हुआ? नहीं है ना, बताओ, तुम्हारा जन्म भारत में हुआ होगा उस समय? नहीं ना, 1950 की बात है। तो क्या हमारे माता पिता, यानी कि माता पिता यानी दादा दादी, ठीक है, दादा दादी का जन्म हुआ होगा तो उनको जो नागरिकता मिली किससे मिली, उनका जन्म उस टाइम पर हुआ, भारत में हुआ, तो उनको जो नागरिकता मिली वो इसी आधार में मिली। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी बात क्या करें कि उसके माता पिता, यानी कि उसके माता पिता का जन्म भारत में, ठीक है, जन्म भारत में, मतलब क्या कि बहुत सारे लोग जो थे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो कनाडा बहुत सारे देशों में वो बाहर लड़ने के लिए गए, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं, नागरिक है। क्यों? क्योंकि उनके जो माता पिता थे उनका जन्म जो था वो कब हुआ, जब उनका जन्म क्या हुआ, उनका वो तो नागरिक कहाँ के थे, भारत के थे, वो जो थे नागरिक वो कहाँ के थे, भारत के थे ना। तीसरी अगर हम बात करें तो संविधान लागू होने से, यानी कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से उनका जो अधिवास हो, यानी कि उनका अधिवास हो, वो कहाँ पर हो, भारत में हो। ठीक है भाई, यानी कि 1947 तक की बात कही है, यानी कि 1950 से 1945 तक की। ठीक है। तो ये 3 शर्तें जो है वो किसमें दी गई हैं, आर्टिकल 5 में दी गई, इसको नोट कर लो अच्छे से। यानी कि संविधान प्रारंभ होने से नागरिकता 26 जनवरी 1950 को समय पर जो नागरिकता मिलेगी उस आधार पर नागरिकता आर्टिकल 5 में दी गई है। अब इसकी जो वैल्यू कोई रही नहीं है इस आर्टिकल 5 की, अब कोई मान्यता है नहीं, क्योंकि अब नागरिकता संशोधन अधिनियम आ चुके हैं। फिर उसका जन्म जो है भारत में हुआ था, उसके माता पिता का जन्म भारत में, ठीक है, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व या अधिवास कर रहा हो कहाँ पर, नागरिक। ठीक है। तो ये आपका हो चुका आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 क्या है समझ लीजिए, आर्टिकल 6 को भी। ठीक है भाई, आर्टिकल 6 क्या है, देखिए हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 6 की। तो आर्टिकल 6 में जो है बात वो क्या है, आर्टिकल 6 है हमारा क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी किससे, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, इसके आधार पर दिया गया क्या है, नागरिकता। ठीक है भाई, नागरिकता किससे, पाकिस्तान से भारत आए नागरिकता। देखिए सबसे पहली बात, इसको परमिट कानून भी कहते हैं, परमिट कानून भी कहते हैं। समझिए क्या, इसमें 2 डेट आपको याद रखनी है। तो याद रखनी है 19 जुलाई, क्या याद रखनी है, 19 जुलाई 1948। ठीक है, दूसरी भी यहीं लिख लो, 19 जुलाई 1948। ठीक है भाई, यहाँ पर ये कर दो और यहाँ ये कर ले, समझ लो पहले इस बात को क्या है। ठीक है, क्या है, देखिए क्या, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी उसके लिए मतलब क्या लेना पड़ता, परमिट लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता, परमिट। ये उस समय की बात है जिस समय कि हम भारतीय संविधान यानी लागू हुआ था या भारत आज़ाद हुआ था, उस समय की बात है। तो इसे हम क्या कहते हैं, परमिट कानून भी कहते हैं। क्या मतलब, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारत आ गया है पाकिस्तान से, तो उसको कोई भी परमिट की जरूरत नहीं है। समझ गए, इस बात को समझिए। यानी क्या, 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में आ गया है तब उसको परमिट की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ऐसे ही आ जाइए। ठीक है, तब कोई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, के बाद अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उसको परमिट लेने की जरूरत है। यानी कि वहाँ से कोई व्यक्ति आएगा तो वहाँ से क्या है, एक लिखवा कर एक जो है परमिट लेकर आएगा। ठीक है, और फिर उसको जो है कितने बाद, उसको जो नागरिकता मिलेगी कितने माह बाद,
माह बाद, कितने माह बाद, 6 माह बाद जो है उसको नागरिकता मिल जाएगी। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, परमिट कानून कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ लो। आर्टिकल 6 में क्या है, भारत पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है, परमिट कानून कहते हैं इसको, क्योंकि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत में आए हैं तो उस एक तो ऐसा मान के चलिए कि जब कहीं पर कोई टिकट लेना ही नहीं है, मान के चलिए अभी मेला देखने गए तो मेले में कोई टिकट नहीं है तो वहाँ पर तो एकदम भीड़ बढ़ जाती है। मगर जब उसी मेले में अगर कहीं नाटक होता है, कहीं मतलब ऐसा मान के ऑर्केस्ट्रा होती है तो वहाँ टिकट लेना होता है, तो वहाँ पर पहले टिकट चेक किया जाता है। ठीक है, जब मिलेगा तो इस तरीके भारत में अगर आपको एंट्री होनी तो पहले आपको परमिट देखना होता है। ठीक है, परमिट होता है, यानी एक व्यक्ति बैठा है वो परमिट आपको दे रहा है, वो आइए, जब कब की बात है, जब हमारा देश आ जाओ। अब इसकी जो है कोई भी वैल्यू नहीं रही है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, ये संविधान, ये आर्टिकल जो है अब इस टाइम में समय पर वैलिड नहीं है, मतलब इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, उस समय की जरूरत थी यथास्थिति के समय पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कब की, 1948 के, यानी 19 जुलाई 1948 के अगर बात कोई आता था परमिट की आवश्यकता होती है, उसको भी कितने माह बाद, रुको, उनसे कहा गया रुको भाई, ठहरो जरा, 6 महीने बाद उनको जो है आप रहिए थोड़ी देर, सबर कीजिए, और आपको 6 महीने बाद जो है क्या मिलेगा, परमिट आपको मिल जाएगा। परमिट मिलने के बाद में उस परमिट पर जांच की जाएगी, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको हो चुका आर्टिकल 6। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की, देखो सबसे पहली बात यह है कि आपको सारी बातें जो है ना याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों को याद है उस तरीके से आपको याद रखनी पड़ेंगे, क्योंकि बिना याद किए कुछ आपको होने वाला है नहीं। ठीक है, आपको अगर मैं मान लीजिए लिखा हुआ होता बोर्ड पर, मैं केवल आपको समझाता तो आपको पढ़ने में अच्छा लगता, समझने में अच्छा लगता, परंतु वो तुम्हारा तैयार नहीं होता। जब तक तुम हैंड टू हैंड याद नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, जब तक काम चलेगा नहीं। क्योंकि क्या है, आपको लिखना पड़ेगा, लिखने से ही काम चलेगा, क्योंकि सुनने से जो है ना, केवल सुनने से सुनने की चीज़ अच्छी होती है, बोलने से वोकैब अच्छी होती है, और लिखने से लिखाई अच्छी होती है, इसलिए समझने से समझदारी अच्छी होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आर्टिकल जो है आपका वो क्या है, आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 7 में क्या है, इसको समझिए। भारत से पाक जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व वापस भारत आने वाले, भारत आने वालों की नागरिकता। ठीक है भाई, ये आपको याद रखनी है, यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व वापस भारत आने वाले की नागरिकता। अब इसमें क्या था कि इसमें भी एक डेट लग दी, क्या कर दी, इसमें एक डेट रख दी। अब वो डेट क्या है, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, ये डेट याद रख लीजिए। ठीक है भाई, 1 मार्च 1947। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 यानी 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान गया है, ठीक है, पाकिस्तान गया है, परंतु उसके बाद जो है वापस लौट आया है। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद जो है पाकिस्तान गया, परंतु उसके बाद जैसी आज़ादी मिली हुई, जैसे क्या हुआ कि आसार दिखने लगे थे आज़ादी के, जैसे कुछ लोगों को आज़ादी के आसार लगने लगे थे, भाई अब देश जो आज़ाद होने वाला है, तो कुछ लोग जो है इस डेट्स के बाद जो है वो पाकिस्तान चले गए थे, यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो है पाकिस्तान चले गए थे। परंतु हुआ क्या ऐसा कि वहाँ पर जब लोगों देश आज़ाद हुआ, वहाँ के लोगों ने जो है अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो हिंदू बहुल के लोग गए थे या और भी बहुल के लोग गए थे, वहाँ पर उन पर मार काट या वहाँ का कानून प्रशासन उन लोगों को समझ में नहीं आया। जब उन लोगों को समझ में नहीं आया कानून, ठीक है, वहाँ का प्रशासन समझ में नहीं आया, तो उन लोगों ने सोचा यार इससे अच्छा था हमारा भारत ही अच्छा था। ठीक है, हमने तो गलती कर दी पाकिस्तान वहाँ के लोगों ने सोचा था कि नया देश बनना, क्या पता कुछ नई सुविधाएं मिल जाए वहाँ पर और अच्छा मिले, हमारा जीवन बसर अच्छा हो जाए। तो उन लोगों ने क्या काम किया, वहाँ से जो है आप वापस आए, और वापस आने के बाद में उन्होंने भारत में आए। तो क्या होता कि सुबह को भूला कर शाम को वापस लौट आए, तो उसे भूला थोड़ा ही कहते हैं। तो बताइए आप, इनको नागरिकता मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि इनसे गलती हुई थी। वो क्या हुई थी, इनसे गलती हुई थी कि इन्होंने गलत चीज़ ज्वाइन की, मगर परंतु इनको समझदारी आ गई, फिर समझदारी आ गई, तुरंत कहाँ पर आ गई, ये भारत में आ गए। ठीक है, परंतु इसके लिए भी क्या करना पड़ा, इसके लिए भी आपको क्या करना है, रुकना पड़ेगा। ठीक है, आपको रुकना पड़ेगा, कितने माह तक, 6 माह के बाद। 6 माह के बाद किसके लिए, रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको परमिशन, यानी कि आपको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। तो आपका आर्टिकल 6 हो गया और आर्टिकल 7 हो गया। अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही है, यानी कि आपको इनका मूल्य नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब तो जो है हमारे पास जो है भारतीय कानून, यानी नागरिकता कानून अधिनियम 1955 भी है, 1986 भी है, 92 भी है, 2003 भी है, 2005 भी है, 2015 भी है, 2019 भी है। तो इनके अनुसार जो है अब हम काम करते हैं। ठीक है, ये उस समय की यथास्थिति थी, क्योंकि जैसे जैसे सुधार हुए, कोई भी चीज़ जब पहली बार बनी थी तो ऐसा नहीं हो तो पहली बार में परफेक्ट बन जाती है। समझिए, उस समय देखो संविधान में देखो 105 संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 105। तो क्या संविधान जब बना था, क्या उस समय पूरी परिपूर्णता नहीं था ना? तो जैसे जैसे हमें जिस चीज़ की नीड होती रहती है, हमें उसी तरीके से जो है संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। ऐसे हमने भी जो नागरिकता में हमसे गलतियां हैं उनको क्या करा, संशोधित किया, और उसी के आधार पर जो है आगे हम इसमें पढ़ने वाले संशोधन क्या है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 8 पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। आर्टिकल 8 देखते हैं। आर्टिकल 8 क्या है, सबको समझेंगे अच्छे तरीके से। तो हमारा जो आर्टिकल है वो अब आर्टिकल क्या है, 8 है। आर्टिकल 8 में क्या है, आर्टिकल 8 में भारत के बाहर, यानी क्या है, भारत के
बाहर रहा बच्चा की नागरिकता। ठीक है भाई, क्या होनी चाहिए कि नागरिकता। अब समझिए अगर भारत के बाहर रह रहा बच्चा, समझ गए नहीं, यानी कोई बच्चा भारत के बाहर रह रहा है, ठीक है, तो क्या उसकी नागरिकता वो भारतीय होगा? जरूर होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके माता पिता जो हैं क्या नहीं होने चाहिए, क्या बताइए जल्दी, उसके माता पिता क्या होने चाहिए? नागरिकता जो होनी चाहिए, कहाँ की होनी चाहिए नागरिकता? वो होनी चाहिए भारत की। कहाँ की होनी चाहिए? भारत की। ठीक है, जैसे कि समझिए इस बात को समझिए। कुछ लोग जो थे स्वतंत्रता आंदोलन के चक्कर में विदेशों में गए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है विदेशों में गए, ठीक है, और कनाडा या सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, कनाडा में सैन फ्रांसिस्को में भी, ठीक है, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में भी क्रांति चलाई। तो बहुत सारे देशों में जो है कनाडा, ठीक है, फ्रांसिस्को, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, बहुत सारे देशों में जो है हमने आज़ादी की लड़ाई के लिए आंदोलन किए। तो वो अपनी फैमिली को वहीं ले गए थे। तो अगर वहाँ पर उनके बच्चे का जन्म हुआ तो क्या वो वहाँ के विदेशी नागरिक कहलाएंगे? नहीं ना। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि उनके माता पिता जो थे वो कहाँ के थे? उनके माता पिता कहाँ के थे? वो भारत के थे। तो इस वजह से उनको भी नागरिकता कहाँ की मिलेगी? भारत की। ठीक है, तो इस वजह से भी उस समय पे कानून बनाया गया कि जो व्यक्ति भारत के बाहर हैं, जिनके बच्चे जो हैं भारत के बाहर हैं, ठीक है, उनको भी नागरिकता जो मिलेगी भारत की मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो बाहर रहने लगे तो वहाँ की नागरिकता हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनके माता पिता जो हैं कहाँ के हैं? वो भारतीय हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है? नहीं आ चुकी है? ठीक है, तो 8 हो गया आर्टिकल, यानी कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा की नागरिकता, अगर माता पिता उसके भारतीय हैं तो उसकी नागरिकता क्या होगी? भारतीय होगी। ठीक है, चलिए इस बात को समझ लीजिए। अब आपका आर्टिकल 9, आपका आर्टिकल क्या है? अब आपका जो है आर्टिकल 9 है। और आर्टिकल 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, नागरिकता ग्रहण करता है, तब वह भारत का नागरिक नहीं होगा। भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये वाली बात जो कही आर्टिकल 9 में कही, तो ये इसका मतलब 1955 के कानून से भी पहले ही बात हमारे आर्टिकल 9 में थी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो है विदेशी नागरिक है, ठीक है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है, क्या करता है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। क्या नहीं कहलाया जाएगा? भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में? उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको नागरिकता वंचित कर दिया जाएगा। इस बात को जो है आप याद करिए। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 10 की। क्या बात करने वाले हैं? आर्टिकल 10। ठीक है, आर्टिकल 10। अब आर्टिकल 10 में क्या है दोस्तों? देखो, आर्टिकल 10 में है जब तक भारत का नागरिक बना रहेगा व्यक्ति जब तक भारत का नागरिक बना रहेगा से तब तक भारत का नागरिक बने रहेगा जब तक कोई अन्यत्र कार्य न करे। मतलब इसको समझिए, ये क्या है 10वां? ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। यानी कि मेरे लिए जो है ना, मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। यानी कि अभी तक जितने भी आर्टिकल उनमें सबसे बेस्ट जो आर्टिकल वो यही लगता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तब तक भारत का नागरिक रहेगा जब तक कोई अन्य कार्य नहीं करेगा। मतलब क्या है? अगर सपोज करो कि इस टाइम पर जो सरकार है, इस टाइम पर सरकार जो है भाजपा की, तो भाजपा की सरकार तो आती ही नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि अगर ये वाला आर्टिकल नहीं होता तो सीधी सी बात है, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो कांग्रेस सरकार के सामने जो भी विरुद्ध खड़ा होता वो उसकी नागरिकता खत्म कर देते, तो इसका मतलब ना फिर तो कांग्रेस सरकार चलती, फिर तो और कोई सरकार आती ही नहीं। समझ गया नहीं? तो ऐसे ही होता कि मान लो कोई एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो उसके बाद तो जो भी उसका सामने आ रहा है उसकी नागरिकता खत्म करता। मगर इसके बचाव भी है यहाँ पर। यानी कि व्यक्ति जब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि कोई अनित कार्य नहीं करेगा। मान लो प्रधानमंत्री के पद के लिए या कोई विधायक के पद के लिए खड़ा हुआ, उसकी दूसरे विपक्ष के लोगों ने क्या काम करा? उसकी नागरिकता खत्म कर दी। ठीक है, जब नागरिकता खत्म कर दी तो आपको वो कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? तो ये तो काम खत्म हो गया। इसलिए हर एक व्यक्ति, मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी नागरिकता खत्म करनी होगी तो क्यों करें खत्म? क्योंकि जब तक मैं कोई अन्यत्र काम नहीं करूँगा जब तक कैसे खत्म कर देंगे? समझ गए नहीं? तो ऐसे तुम हो, अगर तुम कोई भी अगर व्यक्ति की नागरिकता कोई किसी को नहीं छीन सकता। क्यों नहीं छीन सकता? जब तक वह कोई अन्यत्र कार्य ना करे, यानी कि मतलब देश के विरोधी नारे ना लगाए। ठीक है, दुश्मन देश की सहायता ना करे। ठीक है, जब तक वो दुश्मन देश से मित्र मतलब शत्रु देश से मिल ना जाए। ठीक है, जब तक आप कोई संविधान के विरुद्ध काम नहीं करोगे, यानी कि देश हित में के विरुद्ध काम नहीं करोगे या देश से के विपरीत काम नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आपकी नागरिकता को कोई छू नहीं सकता। ठीक है, जब तक आपकी नागरिकता को छू नहीं सकता बिल्कुल। तो ये आर्टिकल 10 में बात किया गया। तो आर्टिकल 11 की बात अगर हम यहाँ पे कर लें, आर्टिकल 11 क्या है?
समझिए आर्टिकल 11 क्या है कि नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और संसद में भी कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय जो है बनाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला याद रखना, नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाएगी और संसद में भी कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। ये आर्टिकल 11 में कीजिए। इतनी बात आपको समझ लेनी है पूरे अच्छे तरीके से। अब हम एक नज़र में जो है इसको देख लेते हैं, रब कर देता हूँ मैं। अब एक नज़र में आपको देख लेते हैं क्या देखना है। अब देखिए समझिए, अब मैं एक ही नज़र में आपको जो है आर्टिकल बता देता हूँ, क्या क्या आर्टिकल कैसे कैसे बात हुई है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आर्टिकल 1। देखिए आर्टिकल 5, फिर आपका आर्टिकल 6, फिर आपका आर्टिकल 7, फिर आपका आर्टिकल 8, फिर आपका आर्टिकल 9, ठीक है, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। ठीक है भाई, आर्टिकल ये 11 हैं। ठीक है भाई, आर्टिकल कितने हो गया? तो आर्टिकल 5 में क्या है? जब तक भारत का संविधान लागू होगा, जब से भारत का संविधान लागू हो, जब से नागरिकता। ठीक है, क्या है? भारत का संविधान लागू होने से नागरिकता। 6 में क्या है? 6 में क्या है? जल्दी बताओ। 6 में बताया था आपको, क्या था? इसे परमिट कानून में कहते थे। क्या कहते थे? परमिट कानून, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले क्या कहते थे? परमिट कानून कहते थे। और पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। ठीक है, क्या याद रखनी डेट? 19 जुलाई 1948। ठीक। और आर्टिकल 7 में क्या है? आर्टिकल 7 में क्या है? पाकिस्तान जाने वाले परंतु वापस आने वाले, यानी पाकिस्तान जाने वाले कब जाने वाले? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले तथा उसके बाद भारत आने वाले लोगों के बारे में नागरिकता। 7 हो गया। आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 में क्या है? विदेश में रह रहे बच्चों की नागरिकता। विदेश में रह रहे बच्चों की नागरिकता 8 में। 9 में क्या है? किसी भी देश की अगर आपने नागरिकता स्वयं ग्रहण कर ली है तो वो तुम्हें भारत की नागरिकता से क्या कर जाएगा? वंचित कर जाएगा। ठीक है, 9 हो गया। आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 10 में है जब तक कोई अन्यत्र कार्य नहीं करोगे जब तक तुम्हारी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 में क्या है? आर्टिकल 11 में क्या है? आर्टिकल 11 में है कि नागरिकता के ऊपर जो कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। संसद में कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय करेगा। तो ये थे हमारे आर्टिकल 11 तक। ठीक है, आपके सारे आर्टिकल यहाँ हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारा जो है वो क्या है? नागरिकता कानून अधिनियम। नागरिकता कानून अधिनियम। ठीक है भाई, अगर हम इसको पढ़ें तो कब है? 1955, यानी कि जिस समय पर हमारा संविधान बनाया गया था उस समय पर जो है हमारी नागरिकता से जुड़े हुए भाग 2 में जो है बहुत सारी गलतियां हो गई थी। और उन्हीं गलतियों को ठीक करने के लिए हमने इस नागरिकता कानून को लेकर आए। क्या लेकर आए? नागरिकता कानून को लेकर आए, यानी बहुत सारी गलतियां हुई जो कि हमने आर्टिकल 5 में देखी, आर्टिकल 6 में देखी, आर्टिकल 7 में देखी, मगर उसके बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बाद जो है 86, इसके बाद जो है 1986 में एक संशोधन किया गया। 92 में किया गया, यानी कब किया गया? 1992 में किया गया। 2003 में किया गया। कब किया गया? 2003 में किया गया। फिर क्या गया? 2005 में किया गया। फिर 2005 के बाद में 2015 में किया गया। ठीक है, और 2019 में किया गया। कब किया गया? 2019 में। ठीक है भाई, तो इतनी बार जो है हमारे क्या है नागरिकता संशोधन हो चुके हैं। यानी कि मतलब जैसे जैसा हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे जैसा हमें नीड थी, ऐसे ऐसे जो है हमारे संशोधन होते रहने लगे। ठीक है, होने लगे। क्लियर? इतनी बात को याद रखना है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ठीक है हमें जो है 2 कंडीशन याद रखनी है। एक तो नागरिकता ग्रहण। ठीक है, तो कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। एक है नागरिकता परित्याग। ठीक है भाई, नागरिकता परित्याग कितने प्रकार से की जा सकती है? 3 प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो सबसे पहले इसी को समझ लीजिए। पहला जो है आपका क्या है? जन्म के आधार पर। किसके? जन्म के आधार पर। दूसरी जो है आपकी किस पर है? वंश के आधार पर। तीसरी जो है आपकी किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। एक एक बार समझेंगे। चौथा जो नंबर है वो किसके? वंशीकरण के आधार पर। किस पर? वंशीकरण के आधार पर। 5वीं जो है वो आपकी क्या है? भूमि अर्जन। किसके आधार पर? भूमि अर्जन के लिए। परित्याग जो कर सकते हैं वो किस पर कर सकते हैं? स्वेच्छा कर सकते हैं। दूसरे में अगर हम बात कर सकते हैं तो बर्खास्त किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर जो है वो वंचित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है। तो ये थी हमारी कंडीशन। ये हमारी कंडीशन है, यानी नागरिकता कानून अधिनियम के अंतर्गत जो है हम 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं। जन्म से ले सकते हैं, वंश से ले सकते हैं, पंजीकरण से ले सकते हैं, वशीकरण से ले सकते हैं और भूमि अर्जन से ले सकते हैं। ठीक है, जबकि हम परित्याग जो कर सकते हैं वो कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। स्वेच्छा से कर सकते हैं, बर्खास्त से कर सकते हैं, वंचित रहने से कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब जो है हम इनको ही पढ़ने वाले हैं। कैसे?
जब हमारा 1950 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो संविधान में यथा स्थिति को समझते हुए जो है हमने आर्टिकल के आधार पर जो है नागरिकता ले ली थी। उसके बाद में हमने बहुत सारी गलतियाँ की और उन गलतियों को सुधारने के लिए जो है इस कानून को पारित किया गया। ऐसे सुधार जो है हमने समय समय पर किए हैं और अब तक कितनी बार हो चुके हैं, 6 बार के हो चुके हैं। 55 के बाद में 6 बार, यानी 86, 92, 3 और आपका 5, 15 और 19। ठीक है, पहली बार संशोधन हुआ 1986 में। ये तो कानून था, इस कानून में संशोधन कब किया गया? पहली बार 86 में। ठीक है, अंतिम संशोधन कब किया गया? 2019 में, यानी कि CAA वाला। तो बहुत बड़ा है ये तो, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। CAA को हम क्या कहते हैं? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, तो देख लीजिए। अब हम इनको समझते हैं क्या है ये। ठीक है, क्या आधार है, बंद के आधार पर क्या है, क्या मतलब टोटल जो है डिटेल हम समझने वाले हैं। आज आपका वो डाउट निकलने वाला जो आज तक तुम्हारा डाउट बना हुआ था, आज तक निकला ही नहीं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं जन्म के आधार पर। क्या लिख सकते हैं? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। तो ये देखिए बहुत घटिया वाली बात है। यानी घटिया वाली बात क्या है, देखिए समझिए। पहले इन्होंने लिख दिया यहाँ पर संविधान लागू होने के समय से नागरिकता। कब से? संविधान लागू होने पर नागरिकता। अब आप ये समझिए, जब जन्म के आधार पर नागरिकता है, जन्म के आधार पर नागरिकता है, तो क्या इस कानून का मिसयूज नहीं किया जाएगा? इसका कानून का मिसयूज किया जाए ना क्या? यानी उन्होंने ये कहा इसमें, इस कानून में ये लिखा गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है, अगर किसी बच्चे का जन्म जो है वो भारत में अगर होता है तो वो भारत का नागरिक चला जाएगा। तो इसका मतलब सीधी बात है कि इंग्लैंड से 5-6 लोग आए। ठीक है, इंग्लैंड से लोग आए और इंग्लैंड से जो है उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, और उनके वो ताजमहल देखने गए, जैसे ताजमहल देखने आए और ताजमहल देखते देखते जो उनका मतलब बच्चे का जो है मतलब डिलीवरी हो गई। और जब डिलीवरी होगी तो फिर तो वो कहाँ का हो गया? वो तो भारत का नागरिक हो गया। और इस तरीके से अगर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान और इंग्लैंड, इस तरीके से उनके अगर जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने लगी, जन्म के आधार पर उनको नागरिकता मिलने लगी, तो फिर तो भारत फिर गुलाम हो जाएगा। भारत फिर गुलाम हो जाएगा। तो फिर इस बात को देख कर बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी गलती सरकार को समझ में आया। और समझ में कब आया? 1986 में। समझ में कब आया? 1986 में। 1986 में इन्होंने ये कहा, 1986 में ये कहा कि 1986 में ये कहा कि भैया ऐसा है, माता या पिता में से एक, माता या पिता में से एक भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। ठीक है भाई, भारत का नागरिक हो। ठीक है, 1986 में इन्होंने ये काम किया कि चलो भाई ठीक है, तो कुछ मिसयूज होना कम हुआ। यानी क्या हुआ कि अब जो है कि अगर जन्म से नागरिकता उसी को मिलेगी, जन्म से नागरिक, देखो हमें जो है जन्म से मिली हुई है या वंश है, तो जन्म से मिली हुई, वंश से मिली हुई है। क्यों? क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ है तो वो हमारा भारत में हुआ है और हमारे माता पिता जो है वो कहाँ के हैं? भारत के हैं। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है। यानी कि क्या है कि माता पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। 1986 में कहा गया कि माता पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बच्चे का जन्म अगर भारत में हो तो वो भी कहाँ का हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। तीसरी अगर हम यहाँ बात करें तो इस बात से भी गलती हुई। क्या हुई गलती? देखिए मिसयूज क्या हुआ। मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया का लड़का है, वो यहाँ पढ़ने के लिए आया। ठीक है, और उसे भारत के महिला से जो है वो प्रेम स्नेह हो गया। ठीक है, या मान लीजिए कोई पाकिस्तान का व्यक्ति था, किसी कश्मीरी लड़की से जो है वो आया प्लानिंग करके बहुत अच्छे तरीके से, और उन्होंने शादी कर ली यहाँ पर। और शादी करने के बाद में आया था स्टूडेंट बनकर, बन गया बाप। ठीक है, आया था स्टूडेंट बनकर, बन गया बाप। अरे बात समझ में? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी माता का जो है नागरिकता वो तो कहाँ की? भारत की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बच्चे की जो नागरिकता होगी वो कहाँ की होगी? वो तो भारत की होगी। तो इस चीज़ को भी देखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके से करके बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट बन के आए थे और बाप बन गए। ठीक है, और वो यहाँ पे ही मतलब उन्होंने टेस्ट पैदा कर दिए। तो इस चीज़ को कम करने के लिए 1992 और 2003 में, ठीक है, तो अब याद रखो इसे 2003, कब याद रखना है? 2003। 1992 में छोटा मोटा चेंज हुआ था। ठीक है, मगर अब याद रखना, अब याद रखना 2003। और 2003 में क्या कहा गया? 2003 में कहा गया कि माता पिता, यानी कि माता और पिता दोनों की नागरिकता भारतीय हो, और वो भी वैलिड हो। क्या हो? वैलिड हो, यानी कि धोखाधड़ी से वो नागरिकता ली गई नहीं हो। ठीक है, वो भी क्या हो? वैलिड हो। तो ये था हमारी नागरिकता। इतने संशोधन हुए हैं। तो जन्म के आधार पर जो है संविधान लागू होने के बाद नागरिकता, परंतु ये चेंज किया गया 1986 में, और माता पिता में से किसी एक की नागरिकता भारत का नागरिक को ये किया गया। परंतु फिर 2003 में किया गया माता पिता दोनों की नागरिकता होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। तो अब जो है इससे थोड़ा सा जो है मिसयूज हो चुका है। अब जो है इसी आधार पर जो है नागरिकता मिलती है जन्म के आधार पर। ठीक है, अगर दोनों माता पिता दोनों की नागरिकता है, भारत के नागरिक हैं, और वो क्या है? वैलिड नागरिकता है, तभी जो है जिस बच्चे का जन्म हुआ है यहाँ पर, जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो है भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। तो ये थी हमारी जन्म के आधार पर। ठीक है भाई, दूसरे नंबर पर आ जाइए, वंश के आधार पर। दूसरे नंबर पर जाएंगे, वो किस पर आ जाएंगे? वंश के आधार पर आ जाएंगे। हम यहाँ पर क्या आ जाएंगे? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर आप समझ लीजिए।
ठीक है, वंश के आधार पर आ जाइए क्या है, यानी क्या वंश के आधार पर जो है प्रारंभ में, यानी क्या मतलब प्रारंभ में जो थी वो पिता के वंश के आधार पर, ठीक है भाई, यानी कि प्रारंभ जो था संविधान के प्रारंभ में जो वंश के आधार पर मिलती थी, पिता के वंश के आधार पर मिलती थी नागरिकता, यानी कि जहाँ का पिता होगा वहाँ की नागरिकता उसको मिल जाएगी, वहाँ की नागरिकता उसको मिल जाएगी। जैसा हम हैं तो हमारे पिताजी जो हैं वो यहाँ के नागरिक हैं, ठीक है, उनके पिताजी जो हैं वो भी यहाँ के नागरिक हैं, तो हम कहाँ के वंशज हैं, हम इंडिया के वंशज हैं, तो वंश के आधार पर इस तरह की नागरिकता मिली। परंतु हुआ क्या, हुआ ये कि 1992 महिला जो है महिलाओं ने स्ट्राइक कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि बच्चा तो हमारा ही है, क्योंकि बच्चों को वैसे रियल में जो पालती हैं वो महिला ही पालती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा है, हम भी तो इंसान है यहाँ पर, तो हमारे आधार पर क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है चलो ऐसा करते हैं कि 1992 में उन्होंने क्या कहा कि माता और पिता के वंश के आधार पर नागरिकता, ठीक है भाई। तो अब जो मिला वो 1992 में चेंज कर दिया गया, और वंशज क्या होने चाहिए, उसके माता पिता जो है भारत के वंशज होने चाहिए, तभी जो है उसके बच्चों को जो है नागरिकता मिलेगी वंश के आधार पर। तो हम इस आधार पर भी जो है नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर हम तीसरी बात करते हैं यहाँ पंजीकरण के आधार पर, हम जो बात करने वाले हैं वहाँ तीसरी जो कौन सी है, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर, ठीक है भाई। तो पंजीकरण के आधार पर क्या है, मतलब कोई भी समझ लीजिए, कोई विदेशी व्यक्ति है वो यहाँ भारत में, समझ लो इस बात को, कोई विदेशी व्यक्ति है भारत में आया है और वो सरकारी नौकरी या किसी भी सेवा में, ठीक है, लगा हुआ है, 7 सालों से लगा हुआ है, पिछले 7 सालों से यहाँ पर लगा हुआ है, सरकारी नौकरी या किसी सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है 7 सालों से। इस बच्चे गलत करे थे, 5 साल करे थे, अगर वो यहाँ पर 7 साल से अधिवास कर रहा है तो वह पंजीकरण कर सकता है। यानी किसके लिए, मान लीजिए मैं हूँ, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, चलो ऐसा छोड़ते हैं, कोई व्यक्ति अमेरिका का है और अमेरिका का व्यक्ति जो है भारत में आके जो है वो नौकरी करने लगा, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जो नौकरी करने लगा, और उसको करते करते यहाँ पर नौकरी 7 साल हो गए, उसको जो है ये अच्छा लग गया, यानी भारत क्या है उसको अच्छा लग गया, उसको लगा कि चलो भी मैं भारत में सेटल हो जाता हूँ। तो क्या करेगा, उसने अगर 7 साल तक अधिवास किया है, कितने साल तक, 7 साल तक अगर उसने अधिवास किया है तो वह रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यानी पंजीकरण कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जो पंजीकरण करेंगे उनको सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देखिए ऐसा होता है, जैसा हमको पटवारी बनने के लिए, जैसा हमको लेखपाल बनने के लिए जो है 12वीं चाहिए, या पुलिस में जाने के लिए हमें क्या चाहिए, 12वीं चाहिए, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो हमें 12वीं चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी 12वीं वाले जो है पुलिस में पहुंच जाएंगे, सही है ना, कि पता चला 12वीं होगी और भैया मैं पुलिस में करूँ, वो तो एक ऐसा मान चलिए योग्यता है, ठीक है। उसके बाद में सरकार चेक करती है कि क्या आप उनकी जो वो आपका इंट्रेंस लेंगे, कि आप उनकी जो और भी शर्तें हैं उनको क्वालिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप बनोगे, ठीक है, तब पुलिस में जाओगे। तो इस तरीके से जितने भी पंजीकरण किए जाते हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, उन सबको जांच करती है, उनकी इंक्वायरी करने के बाद जब पता चलता है किसको नागरिकता मिलनी है किसको नहीं। परंतु हाँ परमिट, यानी कि ऐसे है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया कितना है, 7 साल, यानी कि 7 साल तक, 7 वर्षों तक किसी विदेशी व्यक्ति ने किसमें नौकरी, सेवा क्षेत्र से भारत में अधिवास किया हो, तो उसको जो है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर, इतना हो गया यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं देशीकरण के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, देशीकरण के आधार पर। इसका कुछ बच्चे जो है ना 5 साल लगा देते हैं, परंतु 5 साल नहीं, अब जो है इसका 7 साल है। तो क्या आपका देशीकरण के आधार पर, ठीक है भाई, देशीकरण के आधार पर। इसको भी समझ लीजिए क्या है देशीकरण के आधार। यदि कोई भी व्यक्ति जो है, जो भारत से बाहर से कोई व्यक्ति है और भारत में रह रहा है, वो पिछले 10 साल से भारत में रह रहा है, कितना साल से, 10 साल से भारत में रह रहा है, उसने विज्ञान कला साहित्य क्षेत्र, विज्ञान, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से देश के किसी भी क्षेत्र से है देश में जो है उन्हें काम किया हो, और वह उसकी आय पर जो है भारत सरकार टैक्स भी ले रही हो, ठीक है, और उसे भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो, ठीक है, तब उस पर जो है, तब वह देशीकरण के आधार पर जो है नागरिकता भारत की ले सकता है। जैसा अदनान सामी की बात करें, अदनान सामी जो है बहुत लंबे समय से मतलब गायक कलाकार हैं, भारत के लिए गीत गा रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है आपका कि पिछले 10 वर्षों से देश हित में योगदान, और योगदान कैसा हो, कला, फिल्म, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उन्हें कर रखा हो,
ठीक है, और 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानता हो, ठीक है, किसी एक भाषा को जो है भाषा को जानता हो, तब उसको क्या है देशीयकरण के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाएगी। किसके आधार पर? देशीयकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है भाई, इस बात को आराम से समझ लीजिए। इसके कितने साल हैं? 10 वर्ष याद रखना। ठीक है भाई, पंजीकरण के आधार पर कितने याद रखने? 7 साल याद रखने। देशीकरण के आधार पर याद कितने रखने? 10 साल याद रखने। क्लियर? तो यहाँ पर देशीकरण के आधार पर पिछले 10 वर्षों से जो है जो देश हित में योगदान कर रहा हो कला विज्ञान साहित्य क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र में, और 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो, और वह भारत की जीडीपी में, यानी कि इसमें भारत की जीडीपी में भी क्या कर रहा हो? योगदान कर रहा हो। क्या कर रहा हो? योगदान कर रहा हो, तो उससे जो है देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी? देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लिया ना इसको, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं भूमि अर्जन के आधार पर। भूमि अर्जन के आधार पर जो 5वां प्रकार है वो क्या है हमारा? भूमि अर्जन। 5वां प्रकार है वो क्या है हमारा? भूमि अर्जन है। ठीक है, भूमि अर्जन के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर। देखिए वो आधार क्या है भूमि अर्जन का, समझ लीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा मान के चलिए भूमि अर्जन के आधार पर कि अगर हमने कोई देश हमने अधिकृत किया है, यानी कि भारत द्वारा, ऐसा मान के चलिए भारत द्वारा अधिकृत क्षेत्र में रह रहे लोगों को स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। उनको ऑटोमेटिक नागरिकता, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पर जो है आपका सिक्किम। ठीक है भाई, क्या है एग्जाम्पल के तौर पर? सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में चांग्याल वंश का शासन था। चांग्याल वंश का शासन था। किसका? चांग्याल वंश का शासन था सिक्किम में। परंतु 16 मई और 1975 में जो है इसको अधिकृत कर लिया गया था। इसको अधिकृत और सिक्किम के लोगों को वहाँ पर नागरिकता स्वयं मिल गई थी। तो इस तरीके से भूमि अर्जन के क्षेत्र पर जो है नागरिकता मिल सकती है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब बात करते हैं परित्याग। ठीक है, परित्याग कर सकते हैं कब? परित्याग जो कर सकते हैं किसी पर करते हैं, एक तो कर सकते हैं स्वेच्छा पर कर सकते हैं। दूसरी तरीके से कर सकते हैं हम कर सकते हैं बर्खास्त तरीके से कर सकते हैं। तीसरे पे जो है वो हम कर सकते हैं वंचित रहने पर। ठीक है, वंचित रहने पर समझिए आप क्या होता है। बर्खास्त कब करते हैं, वंचित कब करते हैं, और स्वेच्छा से करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी एडल्ट एज में 18 साल का है वो और स्वस्थ है, बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वह अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। यानी कि वो अपनी नागरिकता त्याग सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कोई पागल आदमी है, मेंटल आदमी, दिमाग से पागल है, उसका मेंटल है, उसका दिमाग हटा हुआ और वो कह रहा है, नारे लगा रहा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। कोई बच्चा है, 14 वर्ष का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, ठीक है, 18 साल का बच्चा नहीं हुआ, वो कम है उम्र उसकी, यानी 10 साल का बच्चा, और वो नारे लगा रहा है मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, या मैं भारत जा रहा हूँ, भारत छोड़ रहा हूँ, या विदेश की नागरिकता ले रहा हूँ, तब भी उसकी नहीं मानी। यानी कि वो है उन्हें आयु पूर्ण कर ली हो और वह मानसिक रूप से भी या शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तब उसको वह अपनी स्वेच्छा से नागरिकता जो है त्याग कर सकता है। ठीक है, दूसरी वह बर्खास्तगी। बर्खास्तगी मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसको भारत की नागरिकता से क्या कर देगा? बर्खास्त कर जाएगा। यानी कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से क्या कर देगा? बर्खास्त कर जाएगा। ये बात अपने माइंड में रख लेना इतनी सी। ठीक है, अगर तीसरी बात करें हम वंचित करना, तो वंचित करने का मतलब जब हम किसी शत्रु देश के साथ मिलकर काम करें, ठीक है, या हम उसकी सहायता करें, युद्ध में उसको सपोर्ट करें, या फिर भारत विरोधी नारे लगाएं, तो इस तरीके पर जो है हमको जो है नागरिकता से वंचित कर दिया। तो ये 3 प्रकार थे नागरिकता से वंचित करने के। ठीक है, 5 प्रकार जो थे हमारी नागरिकता को त्याग करने थे। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद पढ़ने वाले हैं NRI। क्या पढ़ने वाले हैं? NRI। NRI क्या होते हैं? OCI क्या होता है? ठीक है, PIO क्या होता है? ठीक है, CAA क्या होता है? इनके बारे में बात करने वाले हैं। इनमें बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत बड़े यानी नॉर्थ रेजिडेंट इंडियन है। ठीक है, ओवरसीज जो है आपका, ठीक है, सिटीजनशिप वाले हैं ये, PO वाले आपका CA यानी कि सिटीजन इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये होता है आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है। ठीक है, OCI हमारा आ जाएगा, CA हो जाएगा। तो इन सब के बारे में जो है अलग से हम एक क्लास बना देंगे आपको, इसकी कोई टेंशन लो मत ज़्यादा। इनका बहुत बड़ा इतिहास है क्योंकि क्यों जरूरत पड़ी इन चीज़ों की, तो इनकी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों अभी तक इनसे को तुम क्वेश्चन बनाइए, इसको पढ़कर एक बार देखकर जो है इस क्लास को देखकर अच्छे से नोट्स बनाकर फिर क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने बहुत कम समय में जो है पूरी नागरिकता कवर कर ली। कुछ बच्चों को नागरिकता समझ में भी नहीं आती थी, परंतु हमने जो आपको एक एक बात बताई है, डेट सहित बताइए। ठीक है, सारी नागरिकता के बारे में बताइए। चलो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।